नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। मैं हूं निशांत कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में इसको बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक। निर्देशांक ज्यामिति का जो सिद्धांत था वो दिया था रेने दकार्त। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये एक मैथमेटिशियन थे, रेने दकार्त। इंग्लिश में इनका नाम लिखा जाता है रेने ठीक है, रेने डेस्कार्टेस। तो नेम ये जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिद्धांत बताया था सबसे पहले। और उन्होंने बताया था कि ये जो अगर कोई बिंदु है किसी प्लेन पर, कोई अगर कोई प्लेन है और उस पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट की क्या स्थिति या पोजीशन हो सकती है, इसके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्होंने सिद्धांत दिया था। बेस ये था कि इन्होंने एक बार अपने रूम में बैठे थे और मतलब लेटे हुए थे और एक बार छत पर देखा तो एक बिंदु इनको दिखाई दिया और इन्होंने जानने की कोशिश की, मन में एक जिज्ञासा हुई कि इस बिंदु को हम किस तरह से इसकी पोजीशन को नाप सकते हैं, इसका क्या पोजीशन होगी, क्या सिचुएशन होगी। ये इसमें इन्होंने सोचा, दिमाग लगाया और तब इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का सिद्धांत निकाल करके दिया। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, सबसे पहले तो कार्तीय पद्धति, इन्होंने जो सिस्टम दिया था वो था हमारा कार्तीय पद्धति। इसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम इसको बोला जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय पद्धति। ठीक। तो अब मान लो एक इस तरह से एक प्लेन है। ठीक। इस प्लेन को यहाँ पर हम बोलेंगे कार्तीय तल। ठीक है ना, कार्तीय तल। ठीक। या इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कार्शियन प्लेन। ठीक। तो अब मान लो ये प्लेन है, एक कार्तीय तल है, इस पर कोई बिंदु है, कोई डॉट है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसकी स्थिति क्या हो सकती है। अब यहाँ से कोई डिस्टेंस होगी, मान लो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमने x मान ली। ठीक है ना, इस पॉइंट को, इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा कर देते हैं, दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ से इसी तरह से यहाँ से इसकी डिस्टेंस ले ली और इस डिस्टेंस को आप मान लो y। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस डॉट की स्थिति हो जाएगी आपकी x, y। ये इनका सिद्धांत था कि अगर कोई डॉट है तो उसकी दो जगह से आप डिस्टेंस नाप लो तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक निर्देशांक मिलेगा, जिसमें एक x होगा और एक y होगा, जो इस बिंदु की पोजीशन आपको सही सही बता देगा। मेन चीज़ यही है कि हमें कोई भी अगर डॉट दे दी जाए तो उसकी स्थिति हम x और y की फॉर्म में ही निकालेंगे। और ये भी पहला, ये भी आप इस चीज़ को भी याद कर सकते हो कि x की वैल्यू हमेशा पहले होती है और y की बाद में। यानी कि जो लंबाई आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, है ना, यानी कि क्षैतिज अगर कोई डिस्टेंस होगी तो वो पहले लिखी जाएगी, और अगर कोई वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर है वो आपकी बाद में लिखी जाएगी। ये
कार्तीय तल यानी कि कार्तीय पद्धति अपनी कार्टेशियन सिस्टम में जो है ये बात पहले से ही तय करके इन्होंने बता रखी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक सीधी सी बात है कि अगर कोई पॉइंट है तो उसकी स्थिति का ज्ञान आप कैसे करेंगे, ये इसके बारे में है आपका कार्तीय पद्धति, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, एक डिस्टेंस ले लो आप एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल है, और एक आप ले लोगे वाई या जो आपकी वर्टिकल है, और उन दोनों से आप एक कोऑर्डिनेट निकालोगे, और उस वही कोऑर्डिनेट आपकी उस डॉट की उस बिंदु की क्या बताएगा, स्थिति बताएगा, पोजीशन बताएगा कि वो पोजीशन कहाँ पर है, स्थिति उसकी कहाँ पर है ना। ये मेन चीज़ है। अब इसी पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है ना, उसको हम देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले उसको समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे हुए टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे, है ना, या फिर हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। दोनों का एक ही बात, एक ही चीज़ ये पूछ रहा है दोनों चीज़ों में, यानी कि एक मैंने हिंदी में लिखा है, एक इंग्लिश में, ताकि सीबीएसई और यूपी यानी कि अंग्रेज़ी पढ़ने वाले और हिंदी पढ़ने वाले दोनों ही बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि अगर मान लो एक व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ, ठीक है ना, इस तरह से, और एक ये टेबल है, ठीक, और यहाँ बैठे हुए हो आप, ठीक है। अब कहने मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो एक लैंप रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं एक लैंप रखा हुआ है, ठीक। अब आपको क्या है, यहाँ पर है ये अनदर पर्सन, और यहाँ पर हो आप, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है लैंप, ठीक। ये आपकी हो गई स्टडी टेबल, ठीक। लैंप हो गया, जिस व्यक्ति को हम स्थिति बताना चाहते हैं लैंप की, वो व्यक्ति हो गया, और हो गए आप, ठीक। अब करना क्या है, आपको ये बताना है कि आपके अनुसार इस व्यक्ति को आप अपने इस लैंप की सिचुएशन यानी सॉरी पोजीशन कैसे बताएंगे। अब देखो सीधी सी बात है, आप क्या करो, एक ए पॉइंट यहाँ पर आपने ले लिया, जिससे इस लैंप की कुछ डिस्टेंस है, मेज के किनारे से आपने एक पॉइंट ले लिया ए, जिससे इस मेज की एक डिस्टेंस है वर्टिकली, और इसी तरह से एक पॉइंट आपने ले लिया यहाँ बी, जिसकी लैंप से एक स्थिति है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। बी से इस लैंप की स्थिति जो है, जो पोजीशन है, वो हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, अगर कोई लाइन इस तरह से है तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, और अगर कोई लाइन इस तरह से है लंबाई में, उसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, ठीक है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल है इस तरह से तो उसको बोला जाएगा क्षैतिज, और इस तरह से है तो उसको बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर अगर ए से इसकी डिस्टेंस मान ली जाए, मान लो मैं इसकी ए से डिस्टेंस मान रहा हूँ स्मॉल ए, ठीक है ना। इस लैंप की जो लंबाई में दूरी है ए पॉइंट से, वो कितनी है
ए है। अब मान लो इसकी बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल बी मान रहा हूँ, ठीक है ना। आपके अपने विचार हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर उसका कॉन्सेप्ट सही है, अगर उसकी बात सही है, आपका आंसर सही है, तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, ठीक है ना। आपने अगर सेम नंबर के इक्वल के लेवल का काम किया है तो उसमें कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये अभी हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस आपकी क्षैतिज होती है, लेटी हुई होती है, उसको आप पहले लिखते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे बी कॉमा ए, ठीक है ना। अब इसकी जो लेटी हुई डिस्टेंस थी सॉरी वो है आपकी बी, और जो उसकी ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस है यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है आपकी ए। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने हिसाब से कि इस टेबल पर, स्टडी टेबल पर इस लैंप की स्थिति बी कॉमा ए है। क्या कह सकते हैं, ये आप इस व्यक्ति से कह सकते हैं कि भाई इस टेबल पर ये जो लैंप रखा हुआ है उसकी स्थिति बी कॉमा ए है। अब बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ए की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। मान लो बी की वैल्यू आपकी होगी 2 और ए की वैल्यू आपकी होगी 1, तो इसकी स्थिति 2,1 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक। तो बात केवल इतनी सी है, आप उस स्थिति को मेज़र कर रहे हो या नहीं, है ना। तो सिंपल सी चीज़ आपको यही बतानी थी कि आपको केवल एक डिस्टेंस लेनी है दोनों तरफ से और उसी डिस्टेंस को आपको बताना है। अब ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो पॉइंट की लेने का तरीका है वो ये है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको आप पहले लिखते हैं और जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको आप बाद में लिखते हैं, यानी कि आप बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे। आगे बात समझ में। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और ये कहा गया कि उसके अकॉर्डिंग आपको एक ग्राफ बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से है। अब ये बना कैसे है, जो आपका क्वेश्चन है उसको पढ़ते जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने ये ग्राफ किस तरह से बनाया है, ठीक है ना। तो इसमें है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई नगर के एक सिटी के केंद्र पर मिलती हैं। अब मान लो ये पूरी क्या है, एक सिटी है, एक शहर है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि ये 2 लाइनें हैं मेन, या 2 सड़कें हैं मेन, जो इस पूरी शहर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं या क्रॉस करती हैं। ये वो चौराहा है जो ये बिल्कुल इस शहर का, इस सिटी का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। पहली बात तो इसमें ये कही है। उसके बाद इसने कहा अब ये कह रहा है कि हर दिशा में, है ना, इन्हीं के समांतर कुछ विशेष दूरी पर, विशेष दूरी इन्होंने दी है 200 मीटर। डिस्टेंस कितनी दी है इन्होंने, 200 मीटर, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 5-5 सड़कें हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 सड़कें तो इस तरह से हैं जो कि उत्तर दक्षिण की जो सड़क है उसके समांतर है और इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 200 मीटर, 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 ठीक है ना। इस तरह से है। और इसी तरह से इसने कहा है कि जो पूर्व पश्चिम वाली जो सड़क है, जो हॉरिजॉन्टल रोड है, उसके समांतर भी इसी तरह से 5 सड़कें हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये भी कितना है, 200 मीटर। ये ऐसे भी डिस्टेंस 200 मीटर ही है, 200 मीटर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी डिस्टेंस आपकी 200 मीटर आ गई। ये इस सड़क से ही डिस्टेंस आपकी निकाल रही है ना, 200 मीटर।
200 मीटर। ठीक, तो इस तरह से इसने 5 सड़कें जो बनाई हैं, पांचों सड़कें और बीच में जो मेन 2 सड़कें दी हैं उनके समानांतर 5 एक सड़कें बनाई हैं, और जो उत्तर दक्षिण में जो सड़क है उसके समांतर 5 सड़कें इस तरह से हैं, और जो पूर्व पश्चिम में जो सड़क है उसके समांतर 5 सड़कें इस तरह से हैं। ठीक है ना, ये इन्होंने कहा है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर हम इस चीज़ को कॉपी पर बनाएंगे तो 200 मीटर की डिस्टेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 200 मीटर की डिस्टेंस बहुत लंबी होती है ना। वो ऐसे कॉपी पे छोड़ो, बोर्ड पर बनी आएगा, है ना, बहुत लंबा चौड़ा चीज़ होती है। तो इसको इन्होंने कहा है कि आप 200 मीटर की जगह मान सकते हो कि हम 1 सेंटीमीटर का अगर छोटा ग्राफ इस तरह से बनाते हैं तो वो कॉपी पर बनाया जा सकता है, क्योंकि इनको सेम मेजरमेंट चाहिए। इनका मानना ये है कि आप इस चीज़ को स्केल से बना रहे हो, सेम डिस्टेंस के साथ, गलती नहीं करनी है, सेम डिस्टेंस के साथ आप बना रहे हो, तो आप वहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, अंदाजे से नहीं बनाना है। जैसे हमने ये अंदाज़ा से बनाया है, ये अंदाज़ा नहीं लेना है, आपको एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो 200 मीटर हमने लिया है इन सब की जगह हम 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट मान करके चल रहे हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का अगर मेजरमेंट लेंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि बोर्ड उसके लिए बड़ा हो जाएगा। फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर ऐसे है और 1 सेंटीमीटर ही ऐसे है। ठीक है ना, यानी कि जो वर्टिकल हमारी सड़कें हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है, और जो हॉरिजॉन्टल सड़कें जा रही हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है। अब ये ग्राफ मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसने 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन इसने कहा है कि वो सड़कें कौन सी हैं 2 जो 4,3, यानी कि इसने कहा है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 4,3 निर्देशांक से होकर जाने वाली कितनी सड़कें हैं। है ना, इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट है, या इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, थोड़ा और पता चल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि वो क्रॉस पॉइंट बताओ जहाँ पर सड़क 3,4 पॉइंट से क्रॉस हो रही है ना। ऐसे कितने क्रॉस पॉइंट है जो 3,4,3 होंगे, कितने क्रॉस पॉइंट है। ठीक है ना, तो अब 4 का मतलब हो गया कि पहले हमें क्या लेना है, x वाला लेना है, और 3 का मतलब हो गया कि फिर हमें y वाला लेना है ना। अगर मैं इसको, ये जो इस तरह से है इसको y मान लूँ, और ये जो इस तरह से है, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है उसको आप x मान लो। ठीक, तो ये जो पॉइंट होंगे ये आपको कहाँ पर मिलेंगे। अब देखो, पहले हमें लेना है x वाला। ठीक, अब देखो x वाले ये है, ये चौथी लाइन है एक तरह से हमारे पास, और सॉरी तो इसने पूछा हमसे 4,3 पॉइंट वाली जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस सड़क है, वो कहाँ पर होगी। तो हम अगर x वाली लाइन की बात करें तो x तो हमारी यहाँ पर ये जा रही है इस तरह से, है ना।
अब और जो सड़क 3 है हमारी वर्टिकल, वो इस तरह से आ रही है। तो पहले हम x यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली लेते हैं, हमने पहले बताया था हॉरिजॉन्टल वाली पहले ली जाएगी और वर्टिकल वाली बाद में। यानी कि यहाँ पर वो पॉइंट बनेगा 4,3 वाला, ये जो पॉइंट होगा वो 4,3 पॉइंट होगा, यानी कि 4 इस तरह से आ गई और 3 इस तरह से आ गई। यहाँ पर ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब 4,3 जो पॉइंट है वो एक ही होगा, इसके अलावा जितने भी पॉइंट है ना वो वहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मान लो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये 4,4 होगा, 4,4 चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक पॉइंट पीछे आ जाता हूँ यहाँ पर, तो या यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये 4,2 होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आ रही है सड़क, 2 नंबर की, दूसरी नंबर की सड़क जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4,3 जो क्रॉस पॉइंट ये पूछ रहा है हमसे, वो कितने हो सकते हैं, वो एक ही हो सकता है। यानी कि जो फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा वो होगा एक, कि 4,3 क्रॉस पॉइंट जो है वो केवल एक ही हो सकता है, एक ही तो है, इसके अलावा जितने हैं उनकी सब वैल्यू अलग अलग होगी। इस पॉइंट की कुछ और होगी, इस पॉइंट की कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। भाई 4,3 तो एक ही पॉइंट है ना। तो केवल फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा केवल एक। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है कि 3,4 कहाँ माना जाएगा। अब 3 देखो, 3 तो आ रहा है यहाँ पर और 4 आ रहा है यहाँ पर, तो 3,4 कहाँ माना जाएगा, 3,4 ये वाला जो पॉइंट होगा वो 3,4 होगा। अब ये भी तो कि एक ही है, इसके अलावा कोई और दूसरा 3,4 थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट अगर मान लो ये लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,5, है ना। अगर इससे पीछे एक पॉइंट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,3। ठीक, तो एक पॉइंट एक बार ही आ सकता है, उससे ज़्यादा बार ये पॉइंट नहीं आएगा, एक पॉइंट एक ही बार आ सकता है। अगर वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि उसके जो निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमें ये वाला बताना है, तो 3,4 जो है वो भी केवल एक ही होगा। सेकंड वाले का आंसर भी क्या लिखोगे आप, केवल एक। इंग्लिश में लिख सकते हो ओनली वन, ठीक है। इस तरह से आगे बात समझना। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी 3.2, ठीक। चलिए।